जय हिंद। प्रभात पाठशाला अर्थात सुबह की ऑनलाइन पाठशाला में और मोस्ट वेलकम। हम सभी हिंदी ग्रामर का अध्ययन कर रहे थे और हिंदी ग्रामर के अंतर्गत शब्द विचार का अध्ययन कर रहे थे। शब्द विचार के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि शब्द किसे कहते हैं। व्याकरण की शब्द विचार शाखा के अंतर्गत हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं और शब्दों का वर्गीकरण कौन किन किन आधारों पर किया गया है, जिसमें सबसे पहले हमने संक्षिप्त रूप से देखा था कि शब्दों का वर्गीकरण कुल 4 आधारों पर किया गया। उसके बाद से हमने उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का जो वर्गीकरण किया गया चार चार भागों में, तत्सम तद्भव देशज और विदेशज, उसका अध्ययन कर लिया था। उसके बाद से हमने अर्थ के आधार पर जो शब्दों का वर्गीकरण हुआ है सार्थक और निरर्थक शब्दों में, हमने उसका भी अध्ययन कर लिया। अब जो तीसरा आधार है शब्दों के वर्गीकरण का, वो है रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। अब हम पढ़ेंगे कि रचना के आधार पर जो शब्दों का वर्गीकरण किया गया है उसमें शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है। तो रचना के आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है। जो पहला है उसका नाम है रूढ़। रूढ़ शब्द। दूसरा है यौगिक शब्द। और तीसरा है योग रूढ़ शब्द। ये जो हो गया वो 3 आधार हो गए शब्दों के वर्गीकरण का। हम सेपरेट सेपरेट देख लेते हैं कि रूढ़ शब्द किसे कहता है, यौगिक शब्द किसे कहता है और योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। तो पहला जो हो गया वो रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वो शब्द है जिनका जब अलग अलग किया जाता है तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। अर्थात शब्दों को अलग अलग करने पर उसका कोई अर्थ ना निकले, उसे रूढ़ शब्द कहता है। जैसे हो गया कमल। कमल को क अलग कर दे, म अलग कर दे, मतलब उसका अलग अलग करेंगे तो ऐसा तो होगा नहीं कि दो शब्द एक साथ अलग हो, ऐसे तो होगा नहीं। उसमें जब हम उसको अलग अलग करेंगे तो एक एक अक्षर अलग अलग होंगे। अगर क अलग करे, म अलग करे, ल अलग करे, तो इन तीनों न क का कोई अर्थ निकलेगा, सिर्फ एक वर्ण है। इसका कोई अलग अर्थ अपना प्रकट नहीं करेगा कि क का अर्थ क्या है, ल का अर्थ क्या है, म का अर्थ क्या है। इस तरह से रूढ़ शब्द ऐसे शब्द होता है जिनको अलग अलग करने पर, जिसका खंड करने पर कोई अर्थ प्राप्त नहीं होता है। इस तरह से हम इसका डिफिनेशन इस तरह दे सकते हैं। वे शब्द जिनको खंड करने पर कोई अर्थ प्राप्त नहीं होता है, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। वैसे शब्द जिनका खंड करने पर कोई अर्थ प्राप्त नहीं होता रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे हो गया ज्ञान। ये एक शब्द है, अगर इसमें ज्ञा को अलग कर दिया जाए और न को अलग कर दिया जाए तो इस तरह इसका कोई अर्थ नहीं निकल के आएगा कि ज्ञा का अर्थ क्या है और ना का अर्थ क्या है। चमक। चमक को अलग अलग किया तो च अलग हो गया, म अलग हो गया, क अलग हो गया। इस तरह से ना च का कोई अर्थ निकलता है, ना क का अर्थ निकलता है, ना म का निकलता है। इस तरह से वे शब्द जिनको खंड करने पर उसका कोई अर्थ ना निकले उसे कहते हैं हम रूढ़ शब्द। अब आगे समझते हैं कि यौगिक शब्द किसे कहते हैं। जो यौगिक शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनका खंड करने पर दो, मतलब जितने खंड किया जाए उन सभी खंडों का अपना एक विशेष अर्थ प्राप्त होता है, वो यौगिक शब्द कहलाता है। इस तरह से इसका एग्जाम्पल सॉरी डिफिनेशन हम इस तरह से दे सकते हैं। ऐसे शब्द जिनका खंड करने पर
सभी खंडों के सार्थक अर्थ हो यौगिक शब्द कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे विद्यालय। इसमें विद्या अलग है और आलय अलग है। और हम जानते हैं कि विद्या का एक अपना एक अलग अर्थ है और आलय होता है अर्थात घर। इस तरह से विद्या और आलय दोनों को अलग किए तो ये दोनों अपने अपना अर्थ प्रकट कर रहे हैं और दोनों का सार्थक अर्थ है। जैसे हो गया विद्यालय, इसमें हो गया विद्या प्लस आलय। ये इसी रूप में इसका खंड भी किया जा सकता है, लेकिन जो हम रूढ़ शब्द पढ़ रहे थे उसका खंड हम इस रूप में नहीं कर सकते कि उसके खंडों का अर्थ निकले, बल्कि उसके एक अक्षर अक्षर ही खंड के रूप में मिल रहा था और जिसका कोई अर्थ प्राप्त नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ पे विद्या का अलग अर्थ प्राप्त हुआ, आलय का अलग घर अर्थ प्राप्त हुआ। वैसे ही हो गया हिमालय। हिमालय में भी दो शब्द है, हिम धन आलय। इसमें हिम का अलग है कि बर्फ और आलय का अलग अर्थ है कि घर अर्थात हिमालय। और भी कई सारे जैसे घुड़सवार। घुड़सवार, इसमें घोड़ा का एक अलग अर्थ मिल रहा है, मतलब घुड़ मतलब घोड़ा और सवार मतलब उस पे जो चढ़ा होता है वो उसका सवार होता है। इस तरह से यौगिक शब्दों को जब हम सेपरेट करते हैं, उसका खंड करते हैं, तो वो जितने भी उसके खंड मिल हमें प्राप्त होते हैं उन सबका अपना अपना एक विशेष शब्द होता है, सॉरी अर्थ होता है। इस तरह से ऐसे शब्द जिनका खंडन करने पर सभी खंडों के अपने अलग अपने अर्थ प्राप्त हो, सार्थक अर्थ हो, उसे यौगिक शब्द कहते हैं। अब आता है योग रूढ़ शब्द। तो जो योग रूढ़ शब्द होते हैं वो ऐसे यौगिक शब्द होते हैं जो एक मतलब अपने एक साधारण अर्थ के साथ साथ अपने लिए एक विशेष अर्थ भी प्रकट करते हैं, वो योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे हो गया लंबोदर। अगर इसका खंडन करें तो लंबा धनुधर, ये तो अपने में एक साधारण अर्थ प्रस्तुत प्रस्तुत कर रहा है कि लंबा अर्थात बड़ा, ऐसे लंबा हो गया, और उदर अर्थात पेट। अर्थात इस तरह से ये अपना एक साधारण अर्थ तो प्रकट कर दिया कि लंबा मतलब बड़ा, लंबा और मतलब एक आकार बड़े आकार वाला, और उदर मतलब पेट। इस तरह से ये अपना अलग अलग अर्थ पर, लेकिन ये अपने एक विशेष अर्थ अर्थात इसको ये गणेश जी को इंगित करता है लंबोदर शब्द, तो अपने लिए एक विशेष अर्थ भी प्रकट कर रहा है और वो गणेश जी के स्वरूप के रूप में। तो इस तरह से वैसे यौगिक शब्द जो साधारण अर्थ के साथ साथ किसी विशेष अर्थ भी प्रदान करते हैं वो कहलाते हैं योग रूढ़ शब्द। इस तरह से इनका हम डिफिनेशन दे सकते हैं कि वैसे यौगिक शब्द जो साधारण अर्थ के साथ साथ विशेष विशेष अर्थ भी प्रकट करते हैं, विशेष अर्थ भी प्रकट करते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। वैसे यौगिक शब्द जो विशेष साधारण अर्थ के साथ साथ अपने लिए विशेष अर्थ भी प्रकट करते हैं वो योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे हम और भी देख लेते हैं, जैसे हो गया नीलकंठ। एक हो गया नीलकंठ, इसको ये एक यौगिक शब्द है, इसको अलग अलग करें तो हमें मिलेगा नील अर्थात नीला, कंठ मतलब गर्दन, और अपना एक विशेष अर्थ ये प्रकट करता है कि शंकर जी को इंगित करता है। ठीक इसी तरह पीताम्बर, पीला, पीत मतलब पीला और अंबर में वस्त्र हो गया,
और इस तरह से पीताम्बर और ये जो पीताम्बर है वो विशेषता विष्णु भगवान के लिए इंगित किया जाता है। वैसे ही लंबोदर हो गया, वैसे ही पंकज, पंख यानी कीचड़ हो गया, और अपने लिए ये अपना एक अलग जो अर्थ प्रकट करता है वो कमल को इंगित करता है। इस तरह से ये सभी जो शब्द हो गए वो यौगिक शब्द भी हैं और अपने लिए एक अलग अर्थ भी प्रकट कर रहे हैं। इस तरह से ये ऐसे जो शब्द होते हैं वो कहलाते हैं योग रूढ़ शब्द। इस तरह हमने देख लिया कि शब्दों को रचना के आधार पे 3 भागों में बांटा गया था, रूढ़, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ये तीनों हमने समझ लिया। अब हमें रूपांतर और प्रयोग के आधार पे देखना है, और ये जो प्रयोग के आधार पे आता है उसको 2 भागों में बांटा जाता है, अभिकारी और विकारी। जो विकारी होते हैं वो भी 4 संज्ञा, सर्वनाम, और सबका एक बड़ा चैप्टर है जिसको हम आगे अध्ययन करेंगे। डेट्स ऑल।